शीलम परम भूषण। क्या आपका भी सपना है इस साल सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने का और सिलेबस को समझकर अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने का? तो फिर आपको उस व्यक्ति से पढ़ना चाहिए जिसके खुद का एग्जाम क्लियर हुआ हो। मैं मेंस क्वालिफाइड रजत शर्मा आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स डैडी पर लेकर आया हूं, जिस पर आपके सिलेक्शन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ अगले 80 दिनों तक, ताकि आपके सफलता को कोई भी रोक ना सके और आप इसे निश्चित रूप से क्रैक करके अफसर बन सके। दोस्तों के साथ सफल बनिए, अपने दोस्तों को अपनी सफलता की यात्रा में साथी बनाइए। इसलिए इस स्ट्रीम को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त का सिलेक्शन एक ही बैच के साथ हो। जय हिंद। जय हिंद साथियों, प्रीलिम्स निकालो जन आंदोलन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिलहाल पॉलिटी के लेक्चर सीरीज को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के कई महत्वपूर्ण टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? मकसद है किसी भी हाल में, सूरत हाल में आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए इस बार यूपीएससी का। क्लियर? तो हमने अभी तक देख चुके हैं संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, संविधान बनने से पूर्व अधिनियम कौन कौन से हैं और उद्देशिका, जिनसे आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक है, परंतु यदि उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो वो बहुत गहरा टॉपिक है, वो है संविधान के स्रोत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यह माना जाता है कि वे कई संविधान से लिया गया संविधान है, यानी कि आलोचक इसे उधार का संविधान भी कहते हैं। जानेंगे कि यह बात कितनी सही है और लिए गए सोर्सेस में से किस देश से क्या क्या लिया गया है, बारीकी से जो चीज ली गई है उससे भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्चुअल रूप से बहुत दमदार आदमी बन सकें और आराम से पॉलिटी के जो भी 15 से 20 क्वेश्चन आए आप 100% गारंटी से सही कर सकें। सबसे पहला सवाल, क्या संविधान सभा को यह कहना, इस आधार पर आलोचना करना जायज है कि उसने दूसरे देशों से कुछ प्रावधान लिए हैं तो उसने बुरा किया है? मेरा नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि दोस्तों, हम जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति का एक सांस्कृतिक दस्तावेज है ऋग्वेद। आई थिंक ये सबसे प्रारंभिक दस्तावेजों में से एक है। उसका एक कथन है, आनो भद्रा कृतवो यंतुः विश्वतः, अर्थात लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छे विचारों को सभी दिशाओं से, एक दिशा से नहीं, सभी दिशाओं से मेरे पास आने दीजिए। क्लियर? महानता सीखने में है, संकीर्णता में नहीं है। हम श्रेष्ठ हैं, मूर्खों का कथन होता है। हमें सीखने की आवश्यकता है, महान लोगों का कथन होता है। तो यदि हमने किसी दूसरी जगह से कोई लक्षण लिया भी है, कोई प्रावधान संविधान में लिया भी है, तो साथियों ये कमी से ज्यादा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हमने अब तक उसकी विशेषता को यह देख कर लिया है कि उसने समय के साथ कितना अच्छा परफॉर्म किया है किसी खास देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हो गई बात? तो संविधान के स्रोत हम जानेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इस विषय पर क्या मानना था। क्लियर? अंबेडकर साहब का मानना था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? पॉसिबल है क्या? हम 20वीं शताब्दी के मध्य में बैठे हुए हैं, कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कर सकते हैं? एक नई चीज हो सकती है, वो ये कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यहां अंबेडकर जी के ये जो पूरा कथन है, स्टेटमेंट है, इतना पूरा, ये 2 खास चीजों की ओर हमारा ध्यान ले जाता है। नंबर वन, नयापन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इतने विचार विमर्श के बाद, इतने संशोधनों के बाद लगभग एक खास ढांचा तैयार कर चुके हैं। नंबर 2, यदि कुछ नवाचार संभव है तो वो संभव है कि हम अपनी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उन प्रावधानों को ढालने का प्रयास करें। क्लियर हो गई बात? ताकि जिससे हमारी विविधता भी बनी रहे और वो प्रावधान विदेशी कम बल्कि हमारी देश की जरूरतों के अनुरूप ज्यादा दिखे। क्लियर? ठीक है। सबसे मेजर जो पोर्शन माना जाता है संविधान जहां से लिया गया है वो भारत का भीतरी स्रोत है
और वो है भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर? 1935 का एक्ट, संविधान बनने तक और संविधान लागू होने तक देश की शासन व्यवस्था इसी कानून से चल रही थी, आजादी के बाद भी दोस्तों। क्योंकि 1947 का एक्ट मात्र पावर ट्रांसफर करने से संबंधित था, कोई खास तरह का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये सेटअप प्रोवाइड करता था। और 1947 के एक्ट में भी लिखा था कि जब तक संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती और वह संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक इन दोनों देशों का शासन जो है भारत पाकिस्तान 35 के एक्ट से ही संचालित होना था। ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी गवर्नर जनरल को, वाइसराय को, जो अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किए गए थे। 1935 के एक्ट से कहा जाता है कि 66% से अधिक प्रावधान या तो हूबहू एज इट इज उठा लिए गए हैं अथवा कुछ छोटे मोटे संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में उन्हें जगह दी गई है। क्लियर? देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमने 35 के एक्ट से भारतीय संविधान में लिए। क्लियर हो गई बात? सबसे पहला है संघात्मक व्यवस्था। यह संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? भारतीय संविधान के विशेषताओं में मैंने आपको बताया था। संघात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है दोस्तों जिसमें दोहरी सरकारें पाई जाती हैं, एक सेंटर लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, जिनके बीच शक्तियों का वितरण होता है। और ये शक्तियों का वितरण थोड़ा सा कठोर किस्म का होता है, जल्दी ना बदला जा सके, इसके लिए ये संविधान से लिया गया होता है। इसलिए लिखित संविधान की भी ऐसी शासन व्यवस्था में जरूरत पड़ती है। परंतु यह भी संभव है कि शक्ति के इस वितरण से सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, या स्टेट और दूसरे स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, या एक तरफ सेंटर और स्टेट हो और दूसरी तरफ कुछ और स्टेट्स हो। ऐसी सिचुएशन में इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, निष्पक्ष पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहते हैं। क्लियर? भारत में यह भूमिका प्रारंभिक अधिकारिता के तहत आर्टिकल 131 वेरी इंपॉर्टेंट 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट निभाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रारंभिक अधिकारिता का अर्थ यह है कि स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट शुरू ही वहीं से किए जाएंगे और वही अंतिम निर्णयता होगा इन तमाम विवादों के संबंध में। क्लियर? इन तमाम विवादों के संबंध में। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था हमने आर्टिकल बोल रहा हूं, एक्ट 1935 से लिए हैं। सवाल ये उठता है, क्या 1935 के अधिनियम ने संघात्मक व्यवस्था बनाई थी? नहीं। 1935 का अधिनियम संघात्मक बनाने के लिए फेडरल सिस्टम की परिकल्पना अवश्य करता था और रियासतों के शासकों, राजाओं को न्योता भी देता था कि आप कुछ सब्जेक्ट सेंटर को सौंप दीजिए, शेष सब्जेक्ट आप अपने पास रखिए। ये कुछ सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे कि विदेशी संबंध, संचार, क्लियर, रक्षा, ये ऐसे संबंध हैं जो आप हमें सौंप दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए। लेकिन रियासतों ने कहा कि हमने आपके पुराने कुकर्म देखे हैं, हम अपनी स्वायत्तता को ज्यादा पसंद करेंगे और हम आपके इस फेडरल सेटअप या इस फेडरल परिकल्पना में शामिल होना पसंद नहीं करते। तो वास्तव में ये जो संघात्मक व्यवस्था है, ये सिर्फ प्रावधान के लेवल पर, लीगल लेवल पर तो प्रेजेंट थी, लेकिन एक्चुअल लेवल में ये कभी लागू नहीं हो सकी। लेकिन भारत के संविधान ने 1935 के इसी एक्ट से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या अपना लिया? राज्यपाल का पद, पहला इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और यदि कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट के लॉज में डिस्प्यूट हो तो फिर, या टकराव हो एक तरह का, तो सेंटर का लॉ ज्यादा मान्य माना जाए। ये चीज भी अपन ने अपनाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियां जो हैं 35 का एक्ट प्रोवाइड करता था तब के वायसराय को। क्लियर? जबकि वर्तमान में अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवशिष्ट लिस्ट की तो बात करता है, लेकिन वो शक्ति जो है अवशिष्ट सब्जेक्ट, अवशिष्ट विषय जो हैं वो सौंपता है भारतीय संविधान अपने संसद को, भारतीय संसद को। क्लियर हो गई बात? चाहे वे किसी भी नेचर का अवशिष्ट विषय क्यों ना हो, फाइनेंशियल हो, लीगल हो, या किसी भी तरह का क्यों ना हो। न्यायपालिका की शक्ति की बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट को एक फेडरल कोर्ट के रूप में दर्जा देता था 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान भी आर्टिकल 131 के थ्रू यही करने का प्रयास करता है।
क्लियर होगी बात, ये चीज याद रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, पहले अगर आपको याद हो तो 1926 के आसपास जिस संघ को बनाया था उसे नाम दिया था हमने यूनियन, क्लियर। और फिर जब 35 का एक्ट आया तो उसे नाम दिया फेडरल। तो उसी प्रकार का लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में बनाया, क्लियर। और वो प्रोविजन एज इट इज उठा लिए 1935 के एक्ट से। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल होता क्या है दोस्तों? आपातकाल कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जो ये मांग करती हैं कि सामान्य तरह से शासन जिस तरह चलाया जाता है उस तरह से आपातकाल में नहीं चलाया जा सकता है, तो कुछ एक स्पेशल और डिफरेंट सेटअप होना चाहिए, क्लियर। तो हमने जो आपातकाल तीनों तरह के लिए हैं, चाहे वे राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर आप समझ लीजिए राज्य आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन, या वित्तीय आपातकाल हो, 352, 356, 360, ये आपातकालीन उपबंध भी हमने लिए हैं 1935 के एक्ट से, क्लियर। ध्यान रहे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारीक प्रावधान जो हैं, कि बारीक प्रावधान, खासकर वो जो साख वाला शब्द है, वित्तीय साख, वो लिया है हमने यूएस से, क्लियर। परंतु आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो निलंबित होने की शक्ति है प्रेसिडेंट्स महोदय को, और ये सिर्फ किस में? ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में दोस्तों, यानी कि 352 वाले इमरजेंसी में। ये हमने लिए जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, वाइमर संविधान से। तो इस तरह आपातकालीन प्रावधान 352, 356 और 360, ये तीन तरह के आपातकाल हैं, ये सिर्फ लिया है 1935 के एक्ट से। सो प्लीज ये तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कई लोगों को इसके संबंध में डाउट होता है, अब आपको नहीं रहा होगा। राज्यपाल का कार्यालय भी हमने इसी से लिया 35 के एक्ट से, जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था को एक खास तरह से एकात्मक बनाने का प्रयास करता है या फिर केंद्रीय झुकाव दे देता है, क्लियर। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है तीन चार भूमिकाएं उससे निभाने की एक्सपेक्टेशन की जाती हैं। जैसे वे केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करेगा, वे सेंटर का प्रतिनिधित्व करेगा स्टेट्स में, ये बात भी ठीक है, क्लियर। परंतु वास्तव में वे करता क्या है? वे एजेंट की तरह काम करता है सेंटर का स्टेट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा उससे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, जो कि हमारी संवैधानिक नैतिकता भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करती है। सवाल है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल राज्य में ऐसा क्या घपला कर सकता है, क्या काम करेगा जिससे पता चलेगा ये एजेंट वाली रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ताधारी दल है, उसके इंटरेस्ट को इलेक्शन के बाद फुलफिल करने का प्रयास करें, तब हम समझ जाएंगे कि ये सेंटर के प्रतिनिधि की तरह काम नहीं कर रहा है, ये सेंटर और स्टेट के बीच सेतु की तरह, पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि राज्यपाल महोदय अब इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन ये उनसे अपेक्षा नहीं रखता है, क्लियर हो गई बात। राजनीति का आधारभूत ढांचा, जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, वो हमने 35 के एक्ट से ही लिया है, क्लियर। इलेक्शन सिस्टम भी कायदे से हमने 35 के एक्ट से ही लिया है, क्लियर हो गई बात। बस थोड़ा सा नियमित इलेक्शन की जो बात है वो संविधान में उसे एक स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वरूप का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम मात्र केवल चुनाव कराना या चुनावों का आयोजन करना नहीं है, इसके साथ साथ उसे ये इंश्योर भी करना चाहिए कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। प्रशासनिक विवरण, ये प्रशासनिक विवरण से कहने से क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज से, क्लियर, ऑल इंडिया सर्विसेज से। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाला सेटअप है, ये भी आया प्रशासनिक विवरण वाला जो सिस्टम है वो आया 35 के एक्ट से। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, one of the most successful constitution of the world, one of the most democratic and liberal constitution of the world, इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया है, ये सीखने वाली बात है। तो दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स कोई मामूली लक्षण नहीं है भारतीय संविधान का, केंद्रीय लक्षण है। क्यों केंद्रीय लक्षण है? क्योंकि ये लोकतांत्रिक बनाने की बात करता है, ये लिमिटेड गवर्नमेंट बना देता है गवर्नमेंट को, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये सरकार पर कुछ अंकुश लगाता है। क्यों डेमोक्रेटिक बनाता है? क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। इस तरह फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक महत्वपूर्ण लक्षण है भारतीय संविधान का, हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं।
क्यों लिए? क्योंकि बिल्स ऑफ राइट्स हैं जिसमें कहा गया था राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। ये जो प्रारंभिक अधिकार हैं ये मानव के लिए क्रांतिकारी समझे गए थे उस समय। क्लियर? तो पूरी दुनिया में अधिकारों की संकल्पना अमेरिकी क्रांति से शुरू तो नहीं हुई, लेकिन एक मील का पत्थर अवश्य था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने समझा कि फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए जाने चाहिए। हालांकि खास अंतर है, भारत के मौलिक अधिकार और अमेरिकी मौलिक अधिकारों में अंतर समझिए आप। क्या अंतर है भैया? अंतर यह है कि भारतीय मौलिक अधिकार ना केवल व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं, बल्कि सामाजिक और सामूहिक नेचर के भी हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 तो पर्सनल लिबर्टी देता है कि आप रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 26 आपको एक समूह के रूप में वो अधिकार प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई बात? जबकि अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां के फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेंट्रल थीम बनाते हैं व्यक्ति को, पर्सन को। ठीक है? दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो लिया गया है यूएसए। किस फॉर्म में लिया गया है दोस्तों? इस फॉर्म में लिया गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट की भांति व्यवहार करता है। आर्टिकल 131 में हमने देखा था अभी हाल ही कि भाई वो राज्य और केंद्र के मध्य डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने वाली सुप्रीम अथॉरिटी की तरह बिहेव करता है। क्लियर? ऐसा ही एक लक्षण है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के एक्शन या नीतियों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा करना कि वे संविधान में बताए गए आदर्शों, विचारों और भावों के अनुरूप हैं या नहीं। अगर अनुरूप ना हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? अगर वे अनुरूप ना है, अनुरूप नहीं है, संवैधानिकता के अनुरूप नहीं है, तब न्यायपालिका उन्हें शून्य घोषित कर सकती है। शून्य घोषित करने का अर्थ क्या है? मतलब ये कि वे निष्प्रभावी हो जाते हैं, उनका लीगल फोर्स जो है, कानूनी बल जो है वो समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो एक तरह से कचरे की तरह कोई ऑर्डर बन जाएगा अगर एग्जीक्यूटिव ने जारी किया है। लॉ भी एक तरह से कागज की तरह बन जाएगा अगर जुडिशरी ने उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया तो। सवाल है, ये जुडिशियल रिव्यू भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास उतना ही है जितना फेडरल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है? नहीं, वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सॉवरेनिटी है, वहां पर सर्वोच्चता है न्यायपालिका की। भारत में हम जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्चता का संतुलित वितरण किया गया है न्यायपालिका और विधायिका के मध्य। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज भी आपको जानना आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने वहीं से ली है। ठीक है? और इसमें भारतीय न्यायपालिका ने कुछ अतिरिक्त मील के पत्थर जोड़े हैं दोस्तों, जो दुनिया में किसी भी न्यायपालिका में नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे वो मील के पत्थर कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसने अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म की पॉलिसी को अपनाया है। क्लियर? ये आपातकाल के बाद एक तरह से जुडिशरी का बाउंस बैक समझा जाता है। पहले तो आपातकाल के दौरान न्यायपालिका को एक तरह से दबाया गया, सप्रेस किया गया। बदले में न्यूटन का तीसरा नियम याद रखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यायपालिका ने शायद कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी, जुडिशियल एक्टिविज्म की सौगात दुनिया को दी। क्लियर? अगर लोग उसके दर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं न्याय के लिए, तो न्याय को प्रोवाइड करने के लिए न्यायपालिका लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएस से ही ली है और वो लगभग समान है, लगभग समान है। क्लियर? और एक खास जो आधार है आपको याद रखना है महाभियोग की प्रक्रिया का, जो भारतीय राष्ट्रपति के लिए एकमात्र आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण। इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो हमने यूएस से ही लिया है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप उपराष्ट्रपति का पद देख रहे हैं ये हमने यूएस से ही लिया है। किस रूप में? कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। साथ ही साथ वे जब राष्ट्रपति के अस्थायी रूप से या अनिश्चित रूप से पद त्याग करने की स्थिति पर उसका पदभार ग्रहण करेगा। क्लियर? बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अमेरिकी प्रेसिडेंट का देहांत होता है, मान लेते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट बन जाएगा, परंतु वो बन जाएगा रिमेनिंग टर्म के लिए। जैसे वहां 4 साल कार्यकाल है, अब 1 वर्ष के बाद ही प्रेसिडेंट वहां का ऊपर चला जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति का पद लेगा वो अगले 3 वर्षों के लिए लेगा दोस्तों, ना कि 1 या 2 के लिए। इंडिया में क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट पद लेगा वो
जिस दिन से लेता है उसके 6 महीने के भीतर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना और उसे शपथ दिलाना अनिवार्य है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। सवाल है ऐसा सिस्टम किया क्यों गया? राष्ट्रपति के पद को खाली रहने देते हैं। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम इसलिए किया गया ताकि राज्य में शून्यता ना आए, स्टेट जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लियर हो गई बात? आपको मालूम होगा प्रेसिडेंट महोदय राज्य के लीडर होते हैं, स्टेट के अध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। क्लियर? प्रमुख। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की पद्धति या विधि, वही जिसे हम इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस कहते हैं, वो भी हमने ली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिस तरह हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए किया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखिए 1935 के एक्ट से लिए हमने इमरजेंसी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारीक प्रावधान हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिए हैं। क्लियर? राष्ट्रपति का सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होना, यूएस में जो बाइडेन हो, ट्रंप हो, ओबामा हो, जो भी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो भी समस्त तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति भी ऐसे ही होते हैं। उन्हीं की घोषणा से, उन्हीं के आदेश से युद्ध की घोषणा होती है और युद्ध का विराम होता है। हालांकि ये पावर उनमें उस रूप में नहीं है जिस रूप में यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। बोले तो भारतीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये शक्ति इंजॉय करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता एवं सलाह के आधार पर, ना कि मन मर्जी पर, ना कि स्वाविवेक के आधार पर। ठीक है? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। जी हां, है। आर्टिकल 53 यही कहता है। यही प्रावधान हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। एक खास अंतर है। 53 के आगे ये लिखा हुआ है कि वह इस शक्ति का या तो स्वयं उपयोग करेगा या किसी दूसरे अधिकारियों के जरिए इस्तेमाल करेगा। और 73, 74, 75 के साथ अगर इसे पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में एक तरह की संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें सत्ता वास्तव में एंजॉय करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर। परंतु अमेरिका में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है दोस्तों। यानी कि वहां पर अगर बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, तो वहां एक्चुअल में है वही पावर यूज करता है। क्लियर? वही पावर यूज करता है। वो उतना निर्भर नहीं है जितना प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट है अपनी टीम पर। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से खास प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था। उपनिवेश थे हम ब्रिटेन की आजादी से पूर्व तक, लगभग 300 साल तक। ठीक है? कौन कौन सी चीजें हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं ये देख लेते हैं। पहला हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो समझ लीजिए कि ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली से पृथक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का विलयन होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहां कार्यपालिका संसद का हिस्सा होती है। क्लियर? यहां कार्यपालिका संसद का हिस्सा होती है। जनरली मंत्री दोहरी सदस्यता रखता है। एक तो कार्यपालिका का हिस्सा होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है, और दूसरा वे लोकसभा या निम्न सदन या उच्च सदन, पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य होता है। बोले तो सांसद अवश्य होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि निम्न सदन में बहुमत बनाए रखना, दूसरा नीतिगत एकरूपता रखना। यह कार्यपालिका जो है ये एक साथ तैरती है और एक साथ डूब जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसे हम बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है? ये चीज भी इसमें देखने को मिलेगी संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक जो नाम मात्र की है, दूसरी जो वास्तविक है। नाम मात्र की कौन सी होती है? आर्टिकल 53 को पढ़िए। राष्ट्रपति संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। वास्तव में है क्या? नहीं है। वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दम पर उन पावर का यूज करता है। तो समझने वाली बात है कि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। सो माय डियर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हो गया वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका हो गया प्रेसिडेंट। इस तरह दोहरी कार्यपालिका का लक्षण देखने को मिलता है संसदीय शासन प्रणाली में। क्लियर? कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का मेजॉरिटी है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, उसकी सत्ता उस समय तक चलती है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज
एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। क्यों? क्योंकि यूएस में डबल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने क्यों चुना? ताकि राज्यों में आपसी छोटे मोटे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर झगड़े ना हो। क्लियर? जब संविधान निर्माता संविधान सभा संविधान बना रही थी, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस टाइप की कानूनों का बोलबाला था कि फला राज्य के नागरिक हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे। तो इस डिस्प्यूट को समझते हुए, उस समय पर विवेक का इस्तेमाल करते हुए, दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का प्रावधान चुना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है, एकल नागरिकता का प्रावधान एक खास वजह से भी चुना गया दोस्तों, और वो खास वजह क्या कहलाई जा सकती है? वो खास वजह यह है कि एकल नागरिकता राष्ट्रवाद को या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र करती है या उसके सामने बाधा नहीं बनती है। दोहरी नागरिकता में कहना यह चाह रहा हूं, दोहरी नागरिकता में अगर दोहरी नागरिकता अपनाई जाए तो अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने की आशंका होती है। संविधान निर्माता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इनफैक्ट संविधान सभा में उपस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दोनों सपोर्ट कर रहे थे कि भाई एकल नागरिकता होनी चाहिए, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया चरण वाइज होती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही अपनाई गई है। क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अपनाई गई? क्योंकि 1892 से भारतीय राजनेता 1892 से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से ही भारतीय राजनेता इस पद्धति में ढल गए थे, इस पद्धति का अभ्यास कर रहे थे। इस वजह से विधि निर्माण प्रक्रिया उन्होंने वो चुनी जो ब्रिटेन में थी और जिसका वे 1892 से अभ्यास करते आ रहे थे। क्लियर? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है? रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है कि कानून के ऊपर कोई नहीं होगा और कानून सबके लिए बराबर होगा। क्लियर? कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे सुनवाई के। क्लियर? तो ये जो रूल ऑफ लॉ है ये ब्रिटेन की पूरी दुनिया को देन है और कोई डेमोक्रेसी इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। क्लियर? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडल प्रणाली कहते हैं। क्लियर? और वो भी हमने ली है ब्रिटेन से, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी इसे कहा जाता है। परमादेश लेख, यदि कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गवर्नमेंट हो, जो प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट बॉडी हो, ऐसी बॉडी अपने फंक्शंस को अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने से मना कर रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रिट जारी करते हैं, परमादेश। संधि विच्छेद कीजिए, परम आदेश, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस लेख को हम कहते हैं परमादेश लेख। यह हमने ब्रिटेन से लिए। क्लियर हो गई बात? संसदीय विशेषाधिकार, चूंकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, क्लियर, तो वहां ये नहीं चाहा जाता है कि कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका किसी भी तरह से विधायिका के कार्यों में बाधा डाले या सांसदों को रोके। क्लियर? फलस्वरूप वहां का संविधान संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रोवाइड करता है, कुछ इंडिविजुअल लेवल पर और कुछ कलेक्टिव लेवल पर। क्लियर हो गई बात? भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में मोरारजी देसाई की सरकार तक ये लिखा हुआ था कि भारत में वो संसद को विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे जो कि ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध तक प्राप्त थे। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार ने संशोधन किया उसमें और ये लिखवाया कि भाई जो अब तक प्राप्त थे वो रहेंगे। क्लियर? तो ये तो क्लियरली नोटिसेबल चीज है कि भाई भारत में जो है संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए। क्लियर? द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था है तो ये यूएस में भी लेकिन इंडिया में ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 1919 के एक्ट्स ने सेंट्रल लेवल पर जो द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई थी उसे अपनाया गया। 1935 के एक्ट ने स्टेट लेवल पर जो द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की थी उसे स्वीकार किया गया। क्लियर हो गई बात? चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत प्रक्रिया, फर्स्ट पोस्ट देन पास सिस्टम, यह व्यवस्था जो है ये भी हमने ब्रिटेन से ही ली थी। इसमें चुनाव में वो जीतता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों। क्लियर? आगे जो सोवियत संघ का संविधान है उससे भी भारतीय संविधान सभा बहुत प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा कि 1920 से 1930 के दशक में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी धड़ा जो है
उसका बहुत बोलबाला था। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ एम.एन. रॉय और उनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं, लेकिन ये भगत सिंह जी, क्लियर, और सुभाष चंद्र बोस समाजवादी झुकाव वाले युवा नेता थे। और ये अगली पीढ़ी के नेता सिद्ध हुए दोस्तों, अगली पीढ़ी के नेता सिद्ध हुए। तो वो सोवियत संघ की उस समय की तरक्की से बड़े प्रभावित थे। फलस्वरूप उन्होंने जो सोवियत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी कुछ अच्छी चीजें उठाने का निर्णय लिया। क्लियर। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो 1917 की रशियन रेवोल्यूशन का नारा था या एक तरह से परिणाम था, वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में उसे जगह दी। बाद में जब आपातकाल लगा हुआ था, उस समय मूल कर्तव्यों के लिए सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन को ही याद किया गया था इंदिरा सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलियाई संविधान कम सुनते हैं हम, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई हैं, तो उन्हें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। पहली चीज देख लेते हैं, 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, कौन कौन सी? सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट। तो हम बात कर रहे हैं कंकरेंट लिस्ट की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए दोस्तों, कंकरेंट लिस्ट। क्लियर। और उस पर जो है सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में सेंटर का कानून लागू होगा। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया भैया, ठीक है, याद रखने योग्य है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन और शक्तियों का विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ध्यान रहे, इसे संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ली तो यूएस से है, परंतु यूएस के एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिए। तो जो शक्तियों का विभाजन है वो भारत में थोड़ा सा अनोखा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर। तो ये अगर कभी आ जाए तो आप शब्द पढ़िएगा, अगर वहां लिखा हुआ है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, तो आप पहली फुर्सत में लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। यदि लिखा हुआ है केवल संघात्मक शासन व्यवस्था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शक्तियों का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची पर टकराव की स्थिति में सेंट्रल लिस्ट का अधिकारी होना, कनाडा। क्लियर हो गई बात। तो बारीक बारीक चीज, एक शब्द खेल कर देता है दोस्तों, 1 साल वेट कराता है एक शब्द की गलती। यूएस बोल रहा हूं, यूपीपीएससी में ऐसा जनरली होता है। तो प्लीज एक एक स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें। अब एक और बात ध्यान रखिए, ऐसा आप अचानक परीक्षा हॉल में जाकर तो सीख नहीं जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना होगा आपको टेस्ट पेपर के जरिए। क्लियर। तो जितना हो सके उतना टेस्ट पेपर लगाएं अगर आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात। टेस्ट का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। क्लियर। दुर्योधन ने अपने गुरु से पूछा कि भाई आपने शिक्षा अर्जुन को भी दी और हमें भी दी, अर्जुन इतना वल्लभ विद्वान बना, इतना बेहतरीन तीरंदाज बना, चिड़िया की आंख में निशाना मार देता है, हम तो उतने अच्छे बन नहीं पाए, क्या आपने हमारे साथ भेदभाव किया गुरुजी? गुरुजी ने कहा नहीं, पढ़ाया तो मैंने एक जैसा ही, उसे उसके अभ्यास ने अर्जुन बनाया है, उसे उसके अभ्यास ने अर्जुन बनाया है। आपको सफल बनाएगा आपका प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस और आपके टेस्ट लगाने की संख्या। सो प्लीज टेस्ट मैक्सिमम लगाएं। हम लोग भी 5 लाइव टेस्ट डिस्कस करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, और उनका डिस्कशन भी प्रोवाइड करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे आपको। क्लियर हो गई बात। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें हम वो आराम से डाल देंगे। क्लियर। और प्रत्येक वीडियो की जो पीडीएफ आपको दी जा रही है, जो शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सोर्स है जो मुफ्त में दिया जा रहा है आपको, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना नहीं भूलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके लिए हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। माय डियर फ्रेंड्स, ये कब चर्चा में रहा था? जब हम जीएसटी ला रहे थे। तो आर्टिकल आई थिंक 300 के अराउंड ये आपको मिल जाएगा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। क्यों संविधान निर्माता ने इस प्रावधान को रखा, जबकि ये तो स्वयं समझने योग्य था? संविधान निर्माताओं ने इसलिए रखा कि कहीं राज्य की सीमाएं राष्ट्रीय व्यापार को बाधित ना करें। राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ तो आर्थिक तरक्की रुक जाएगी, आर्थिक तरक्की रुक जाएगी तो जनता की संतुष्टि प्रभावित हो सकती है, और कोई भी शासन व्यवस्था, कोई भी संविधान सफल नहीं है अगर उससे जनता संतुष्ट नहीं है।
क्लियर हो गई बात। इनफैक्ट जनता की आर्थिक प्रगति को रोकने के चक्कर में कई रिवॉल्यूशन हुई हैं दोस्तों, कई क्रांतियां हुई हैं। फ्रांस की क्रांतियां इसलिए होती थी क्योंकि जो स्टेट था वो मनमाने टैक्स वसूलता था और विभाजनकारी तरीके से वसूलता था। अमेरिकी रिवॉल्यूशन इस वजह से हो गई क्योंकि उसे तो वणिकवादी क्रांति कहा जाता है। अमेरिकी मध्यम वर्ग को क्रांति करने की जरूरत ही नहीं थी अगर उसे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी जाती। लेकिन ब्रिटेन ने अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिकी ट्रेड को सप्रेस किया। परिणाम क्या हुआ? बवाल हुआ दोस्तों। 1776 में यूएस रिवॉल्यूशन देखने को मिला। भारतीय संविधान निर्माता इतिहास पढ़े लिखे थे। क्लियर हो गई बात। तो उन्होंने इस प्रावधान को डाला, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता रहेगी। और यह प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद है आपको आर्टिकल 108, क्लियर, 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कब नहीं हो सकता? बजट में नहीं हो सकता, धन विधेयक में नहीं हो सकता, संविधान संशोधन विधेयक जो 368 वाले हैं उनमें नहीं हो सकता। किस में हो सकता है? इन्हें छोड़कर किसी में भी हो सकता है। कब होगा? जब गतिरोध होगा। क्या तभी होगा जब गतिरोध होगा? अनिवार्य नहीं है भैया। गतिरोध होने की स्थिति में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट महोदय से कहे कि हमें ज्वाइंट सेशन चाहिए, प्रेसिडेंट महोदय बोलेंगे अभी दे देते हैं, वो एक नोटिस जारी कर देंगे, क्लियर, ज्वाइंट सेशन की डेट फिक्स कर देंगे। उस दिन जिन प्रावधानों पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध है, असहमति है, उन प्रावधानों पर चर्चा होगी। लोकसभा में बैठेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन की। क्लियर, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक एक बात पर क्वेश्चन बन जाता है, 2 अंक चले जाते हैं, माइनस 66 अंक, -0.66 अंक का घाटा लग जाता है दोस्तों। क्लियर, माइनस मार्किंग, पेनाल्टी अलग लगती है। ओहो, खैर, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आयरलैंड के संविधान से ली है हमने, तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। क्लियर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत अच्छी बात, ध्यान देने वाली बात है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम है पावर मैप होना, पावर मैप होना यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, सबकी लिमिटेशंस बता देना, सबके फंक्शंस बता देना। सबके बोले तो किसके फंक्शंस बताना, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन क्या होंगे, लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या होंगे और जुडिशरी के फंक्शन क्या होंगे, किन किन मामलों में ये एक दूसरे के एरिया में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मॉडर्न डेमोक्रेसी के टाइम जब आया, जब लोग सचेत हुए, राजनीतिक क्रांतियां हुई, तब कॉन्स्टिट्यूशन की एक और जिम्मेदारी बढ़ गई कि वे स्टेट की ड्यूटीज निर्धारित करे, साथ ही साथ लोगों के राइट्स बताए। अच्छी बात है। फिर और डेवलपमेंट के बाद जब समाज में औद्योगिक क्रांति के बाद असमानता आने लगी, कुछ लोग ज्यादा तरक्की कर गए, कुछ लोग कम तरक्की कर गए, धन के असमान वितरण ने सामाजिक संतुलन को जो है वो प्रभावित कर दिया। क्लियर, तो इस टाइप के सामाजिक संतुलन को साधने के लिए स्टेट के कुछ वेलफेयरिस्टिक नेचर की वकालत की जाने लगी कि भाई राज्य को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये लॉ एंड ऑर्डर एंटिटी रहते हुए नहीं रह सकता, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये प्राइवेट कंपनीज पर पूरा डेवलपमेंट का भार नहीं छोड़ सकता, कमजोर को उठाना राज्य की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आयरलैंड का संविधान उन आरंभिक संविधानों में से एक है जिन्होंने राज्य के लिए कुछ डेवलपमेंटल टास्क दिए, लेकिन वे गारंटेड नहीं दिए, और ये छोड़ दिया गया कि कब उसके पास संसाधनों की क्षमता होगी तब वह ये काम कर देगा। इन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। भारत में, भारतीय संविधान में पार्ट 4 में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात, और ये हमने आयरलैंड से ही लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आप पूरा नाम लिख पाते हैं या नहीं, ये मैं देखना चाहूंगा। क्लियर, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में, कला भी होना चाहिए, इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो अच्छे लोग होते हैं ये पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, या तो दूर रहते हैं या फिर पब्लिक इन्हें इतना पसंद नहीं करती कि वोट दे दे। दोस्तों, पब्लिक खून तो आसानी से दे देती है, वोट आसानी से नहीं देती है।
तो ये जो अच्छे बुद्धि के व्यक्ति हैं, अच्छे मन के व्यक्ति हैं और विशेष विशेष क्षेत्र में पारंगत हैं, इन्हें अगर संसद में पहुंचाया जाए तो लॉ और पॉलिसी फॉर्मेशन के दौरान उस डायमेंशन का एक्सपर्टीज, उस डायमेंशन का नॉलेज, उस डायमेंशन के इंटरेस्ट उस लॉ में और पॉलिसी में झलकेंगे। क्लियर? इस उद्देश्य के साथ आयरलैंड के संविधान में भी यही विशेषता है और भारत के संविधान ने भी आयरलैंड के संविधान से यह विशेषता ली है। क्लियर हो गई बात? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन विधि भी सेम ही रखी गई है, आयरलैंड से ही ली गई है। नेक्स्ट, कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान, सरकार की संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। कैसी संघीय व्यवस्था? जिसमें सेंटर डोमिनेंट करता है स्टेट पर। क्लियर? केंद्र को अधिक ताकत हो, फाइनेंशियली भी। एक और खास सेंस में आप इसे मान सकते हो कि ये विशेष क्यों है, विशिष्ट क्यों है। क्लियर? एक और खास सेंस में आप इस वजह से मान सकते हो क्योंकि यूएस को देखें, यूएस, वहां 17 कॉलोनियों ने आजादी का संघर्ष किया और फिर एक देश बनाया मिलकर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया और कनाडा के साथ क्या हुआ? एक देश था भारत, उसने फिर प्रांत बना दिए या राज्य बना दिए। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? मतलब राज्य संघ के जनक नहीं है, संघों ने राज्यों को जन्म दिया है। क्लियर? यही कनाडा में देखने को मिलता है। इस वजह से सरकार की संघीय व्यवस्था कनाडा के समकक्ष या समरूप भी मानी जाती है। क्लियर हो गई बात? तो मैं ये आपको बारीक चीज है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर के पास अवशिष्ट सब शक्तियां रहेंगी, पावर रहेंगी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? 35 के एक्ट में हमने पढ़ा था, ये थी वायसराय के पास, अब जो है पार्लियामेंट के पास है। ये हमने लिया है कनाडा से सिस्टम। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि अगेन सेंटर को पावरफुल बना देता है स्टेट की तुलना में। कौन सा रोल प्रॉब्लमेटिक है स्टेट्स के लिए राज्यपालों का? ये बताया था मैंने आपको। ये है राज्यपालों का केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना। ये जो 3 भूमिका बता रहा हूं मैं आपको, मेंस में जब राज्यपाल पर क्वेश्चन आया तो भूमिका लिखने में बहुत लोग प्रॉब्लम फील करते हैं कि भाई हम किसी भी क्वेश्चन की भूमिका किस तरह से लिखें। मैं बता रहा हूं ना आपको, इस तरह से लिखनी है आपको कि राज्यपाल से संविधान सभा और संविधान निम्न भूमिकाएं अपेक्षित करता है, अपेक्षा रखता है। परंतु कौन सी समस्या, किस भूमिका पर राज्यों को आपत्ति है? केंद्र के एजेंट के रूप में। क्लियर हो गई बात? ये चीज। तो राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। आगे बढ़ते हैं। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी हमने कनाडा से लिया है। किस सेंस में हमने कनाडा से लिया है? अगर आप देखें तो ये हमें मिलेगा यहां पर भी शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया में, और ये हमें मिल रहा है कनाडा में भी। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले में खास अंतर क्या है? सेंटर को जो स्ट्रांगनेस दी गई है नंबर के सेंस में, वो हमने कनाडा से ली है। ये हो गई बात? ठीक है। तो प्रबल केंद्रीय झुकाव वाला शक्ति का वितरण कनाडा की देन है दोस्तों। प्लीज वर्ड को ध्यान देना है आपको, शब्दों को बहुत ध्यान देना है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शकारी अधिकारिता, आर्टिकल 145 क्या करता है? प्रेसिडेंट को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट। खुद से दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, प्रेसिडेंट मांगता है तब देता है। क्लियर? क्या यह सलाह बाध्यकारी है? क्या यह सलाह बाध्यकारी है? एक खास सेंस में बाध्यकारी है जब संविधान बनने से पूर्व के समझौतों के सिलसिले में प्रेसिडेंट महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, तब यह बाध्यकारी है। अदरवाइज ये बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने वर्डिक्ट में कहा कि हमारे द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति महोदय को सम्मान योग्य तो है परंतु बाध्य योग्य नहीं है। क्लियर? तो यह था कनाडा का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? भैया फ्रांस का संविधान बहुत बार बदला गया है, इनकी क्रांति पढ़ोगे तो आप 3-4 बार तो क्रांतियां होती हैं और अस्थिरता की अवधि रहती है बीच के समय में। क्लियर? परंतु फिर भी फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था का शुभारंभ किया है, वहीं से लिए। समझने वाली बात है क्यों गणतंत्र फ्रांसीसी क्रांति की देन मानी जाती है। इस वजह से फ्रांसीसी क्रांति की देन मानी जाती है क्योंकि दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति राजवंश के विरुद्ध थी, राजशाही के विरुद्ध थी। क्लियर हो गई बात? राजशाही के अत्याचारों के विरुद्ध थी। ठीक है। ब्रिटेन की क्रांति जो है सिर्फ राजशाही के अत्याचारों के विरुद्ध थी, इसलिए राजशाही को तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने,
लेकिन फ्रांसीसी क्रांति राजशाही से चिड़ी हुई क्रांति थी, चिढ़कर की गई क्रांति थी, इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाई गई। क्लियर? इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाई गई। ये एक अजीब बात भी है कि फ्रांसीसी क्रांति राजशाही के विरुद्ध प्रारंभ की गई क्रांति होने के बावजूद इसका अंत राजशाही पर होता है। कैसे होता है इसका अंत राजशाही पर? इसका अंत राजशाही पर इस सेंस में होता है दोस्तों, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, नेपोलियन ने इस क्रांति का भट्टादार किया था। क्लियर? तो वो एक तरह से क्रांति का हत्यारा भी था और क्रांति का पुत्र भी था। नेपोलियन के बारे में ये कहा जाता है। खैर, तो हमारी जो प्रस्तावना है, जिसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले शब्द जो हैं वो लिए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने रशिया से लिए हैं, उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमने फ्रांस से लिया है दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जापान का संविधान, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहां महत्वपूर्ण क्या है? यहां महत्वपूर्ण है इससे मिलते जुलते दो शब्द, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जानना और दूसरा विधि की सम्यक प्रक्रिया को जानना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जानेंगे हम कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है। समझिए आप। पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोसीजर, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। क्लियर? इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? सबसे पहली चीज समझ लीजिए, लॉ सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और जो हमारे राइट्स होंगे वो किस किस से प्रोटेक्टेड होना चाहिए? वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए विधायिका से जो कानून बना रही है, कार्यपालिका से जो कानून लागू कर रही है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, उसमें हमारे अधिकार सिर्फ कार्यपालिका से सुरक्षित होते हैं, विधायिका से नहीं। क्लियर हो गई बात? आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स वेल प्रोटेक्टेड रहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यदि हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही हो तो। क्लियर हो गई बात? ही हो तो, ये चीज याद रखना, केवल इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है? विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जुडिशरी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ना केवल लेजिस्लेचर से बल्कि एग्जीक्यूटिव से भी। क्लियर? तो एक एग्जांपल से समझते हैं, दोनों में अंतर समझ में आएगा। ये है एक पानी की टंकी, ये है पाइपलाइन। क्लियर? और यहां से पानी इसमें से आ रहा है। क्लियर? अब ये हैं सिटीजन जो रिसीविंग एंड पर हैं, और पानी की शुद्धता समझ लीजिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर? अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में मात्र इस पाइप की शुद्धता चेक की जाती है। क्लियर? यानी कि एग्जीक्यूटिव मात्र की ही समीक्षा की जा सकती है, उसके ऑर्डर को देखा जा सकता है क्या इनके पास कानून है। अगर कार्यपालिका के पास कानून है वो काम करने का, तो कार्यपालिका जायज काम कर रही है, न्यायपालिका उसे नहीं रोकेगी। जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया में पाइप के साथ साथ देखा जाएगा कि टैंक तो कहीं गंदा नहीं है। क्लियर? इस टैंक को हम बोल रहे हैं लेजिस्लेचर, इस टैंक को हम बोल रहे हैं लॉ। कहीं लॉ तो अपने आप में अत्याचारी नहीं है, कहीं लॉ तो अपने आप में भेदभावकारी नहीं है। तो अगर न्यायपालिका लॉ की भी समीक्षा करे और उसे लॉ की समीक्षा करने की पावर हो, तो हम बोलेंगे कि यहां विधि की सम्यक प्रक्रिया अस्तित्व में है। लेकिन वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये पूछे, एग्जीक्यूटिव मशीनरी से ये पूछे कि आपने जो कार्यपालिका आदेश दिया है, कार्यपालिकीय आदेश दिया है, क्या इसके रिगार्ड आपके पास कोई लॉ है जिसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर?
तो इस स्थिति में अगर सिर्फ यही हो तो उसे हम बोलेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर। अब ली कहां से गई हैं ये मैं आपको बता देता हूं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। विधि की सम्यक प्रक्रिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लक्षण है, अमेरिकी संविधान का लक्षण है, जो जुडिशरी को बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा। क्लियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, देखिए दोस्तों, लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है 21वें। क्लियर। तो एक लंबे समय तक 1978 तक सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया है ही नहीं, लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधि की सम्यक प्रक्रिया भी है। तो भारत में दोनों है, भारत में दोनों है। ठीक है। संविधान के स्रोत में अगला है जर्मनी का संविधान, और यहां से क्या लिया गया है, संविधान के प्रवर्तन के दौरान प्रेसिडेंट साहब जो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करते हैं, क्लियर, मूल अधिकारों को निलंबित करते हैं, वो हमने जर्मनी से लिया है। मूल अधिकार कहां से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से, याद रखिएगा। अमेरिकी संविधान से क्या लिया है हमने, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन लिए हैं। जर्मनी से क्या ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। क्लियर हो गई बात। वो चीज हमने ली है जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से, वाइमर के संविधान से। ठीक है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है, ये चीज देखने योग्य है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली है। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है। याद रखने वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने 108। क्लियर। कानून बनाने की प्रक्रिया ली है हमने ब्रिटेन से, यानी कि यूके से, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लिए हमने साउथ अफ्रीका से, माय डियर फ्रेंड। क्लियर हो गई बात। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने अफ्रीका से ही लिया है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हमने पढ़े संविधान के विदेशी स्रोत और देखा कि 1935 का एक्ट डोमिनेंट है, फिर यूएस, यूके और दूसरे कई देशों से पढ़े। जानना जरूरी है आपका कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया है, क्योंकि यूपीएससी अगर ऐसा सवाल पूछती है तो फिर वो व्यक्ति बाहर है जो इतना हल्का सवाल नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात। टफ सवाल तो हो सकता है किसी से ना बने, लेकिन जो कमजोर सवाल है वो सबसे बनने चाहिए, आपसे भी। सफलता और असफलता के बीच की रेखा ही यही है कि नॉर्मल चीज आप कर पाते हैं या नहीं। क्लियर। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और बने रहें प्रीलिम्स निकालो जन आंदोलन सीरीज के साथ। जय हिंद।